अस्सलाम वालेकुम। मेरे वर्डप्रेस ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हमारा ट्यूटोरियल का लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 1 में हमने सीखा था कि किस तरह से हम वैम्प सर्वर इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर हम वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। लिंक मैं लेसन नंबर 1 का ऊपर दे दूंगा, तो उस लिंक से आप पहले लेसन को कंसल्ट कर सकते हैं। आज हम दूसरे लेसन में देखेंगे हम किस तरह से जो पिछले लेसन में हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी उसको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ये आज हमारा लेसन नंबर 2 होगा। इससे पहले मैंने ये लेसन नंबर 2 इंग्लिश ज़बान में अपलोड किया था। ये मेरे चैनल पे लेसन नंबर 2 जो है वो इंग्लिश ज़बान में मौजूद है। अगर आप कन्वीनियंट महसूस करते हैं इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में वो लेसन देख सकते हैं। अदरवाइज़ उर्दू के अंदर मैं आपको ये लेसन समझाऊंगा। लिंक मैं लेसन नंबर 2 का इंग्लिश वाला दे देता हूँ, तो आप यहाँ से इंग्लिश वाले लेसन को भी कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम किस तरह से वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर सकते हैं और किस तरह से उसके अंदर मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा लॉगिन का लिंक होगा जिसके ज़रिए हम वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। इस लिंक जो है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप ये लिंक हासिल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। इन सिंपल आप वेबसाइट का जो एड्रेस आपका बना है लोकल होस्ट और वो फोल्डर जिसमें आपकी वेबसाइट पड़ी है, उसके आगे आप लिखेंगे wp-admin और आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, इन लेसन्स को बनाने का मकसद ये है कि आसान उर्दू ज़बान में आप तक जो है वो इंफॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। आप इंशाअल्लाह ताला इन ट्यूटोरियल्स जब देखेंगे तो इन ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद, इन लेसन्स को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप आसानी के साथ घर बैठ के वेबसाइट्स बना सकेंगे और घर बैठ के उनके ऊपर जो है आसानी से अर्निंग की जा सकती है। मेरा नाम असद अली सिद्दीकी है और मैं तकरीबन 8 साल से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है वेबसाइट्स की डेवलपमेंट का, और मैं घर बैठ के ही काम करता हूँ। और जो अर्निंग होती है वो आसानी के साथ डॉलर्स के अंदर अर्निंग होती है। मैंने बेसिकली फ्रीलांसर से काम शुरू किया था, freelancer.com से। वहाँ से मैंने प्रोजेक्ट्स लेने स्टार्ट किए और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठ के आसानी के साथ वेबसाइट्स वगैरह बना के हैंडसम अमाउंट डॉलर्स के अंदर कमा लेता हूँ। और पाकिस्तान के हालात के मुताबिक जो डॉलर की कीमत बढ़ती है मेरे पे, या जो लोग बेसिकली इस डेवलपमेंट फील्ड से लिंक्ड हैं, उनका जो है उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, डेफिनेटली चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है अर्निंग भी बढ़ जाती है। तो अगर आप इस ट्यूटोरियल्स को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आप आसानी के साथ जो है वो वेबसाइट्स वगैरह बना सकेंगे और एक हैंडसम अमाउंट घर बैठे कमा सकते हैं। नाउ हम इसमें लॉगिन करेंगे। ये यूज़र नेम है एडमिन और ये पासवर्ड है जो कि हमने लास्ट लेसन में दिया था, और मैंने आपसे कहा था कि आप इसको किसी सिक्योर लोकेशन पे रख लें अपने पास। तो और मैंने इसको ब्राउज़र में सेव कर लिया था, तो मैं अब यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करूँगा और मैं अब वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन कर गया हूँ। वर्डप्रेस का जो फ्रंट पेज है वो हम यहाँ पर विजिट साइट पे राइट क्लिक करेंगे और इन अ न्यू टैब, और ये मेरे पास वर्डप्रेस का फ्रंट पेज आ गया है। ये वो लुक है जो कि यूज़र्स जो है वो हासिल करेंगे। ना सबसे पहले हम थोड़ी बहुत नज़र मारते हैं इस डैशबोर्ड के ऊपर। ना जैसे कि मैंने लास्ट लेसन में बताया था कि ये हमारी अपीयरेंस है और यहाँ पे हमारी थीम्स मौजूद है। यहाँ से हम थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस था जिसकी वजह से मुझे जो है वीडियो को पॉज करना पड़ा। नाउ रिज्यूमिंग वीडियो फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अपीयरेंस में थीम्स मौजूद हैं। तो थीम्स मैंने आपको बताया था कि ये बिल्ट इन फॉर्मेट्स हैं, ये बिल्ट इन डिज़ाइंस हैं जो इस्तेमाल करते हैं आप वेबसाइट आसानी के साथ जल्दी में जो है एक वेबसाइट असेंबल करके उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ तो थीम्स हैं जो कि हमें वर्डप्रेस ने खुद बना के दी हैं, और कुछ थीम्स जो है वो फ्री थीम्स अवेलेबल होती है जो कि लोग बनाते हैं और यहाँ पर अपलोड करवा देते हैं वर्डप्रेस के पास। फ्री थीम्स इस्तेमाल करने के कुछ नुकसानात होते हैं कि नॉर्मली फ्री थीम्स जो हैं वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होती हैं। उसके अंदर कुछ इस किस्म के कोड्स वगैरह उन्होंने डाले होते हैं कि कुछ अरसे के बाद वो आसानी के साथ हैक हो जाती हैं, या उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो फ्री थीम्स यहाँ से इस्तेमाल करने से बेहतर ये होता है कि हम
वर्डप्रेस की अपनी थीम्स जो अवेलेबल है उनको इस्तेमाल करें, और फर्दर हम उनको जो है ना मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। नाउ जो करंट थीम इस वक्त लोड हुई हुई है, ये मेरा नहीं ख्याल कि क्लाइंट्स जो हैं वो इस तरह की कोई वेबसाइट कोई आपसे मांगेगा, लेकिन हम जो है इसके ऊपर एक स्लाइटली सादा थीम इंस्टॉल कर लेंगे, और सादा थीम इंस्टॉल करने के बाद हम फर्दर उसको मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। नाउ सबसे पहले थीम इंस्टॉल करने के लिए हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू पे। यहाँ से हम सर्च करेंगे (2012) थीम पे, और यहाँ से हम 2012 जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। देखने में ये एक काफ़ी पुरानी थीम महसूस होती है, लेकिन बेसिकली क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इंतहाई वाज़ेह है और इसको इस्तेमाल करते हुए हम आसानी के साथ कस्टमाइजेशन जो है वो कर भी सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। तो समझने के लिए और डिटेल कस्टमाइजेशन करने के लिए मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट थीम है, और क्योंकि ये वर्डप्रेस की अपनी थीम है तो वर्डप्रेस जो है उस थीम को अपडेट टाइमिंगली करता रहता है, तो इसमें किसी किस्म के मालवेयर या वायरसेस के चांसेस इंतहाई कम है। हम अब इंस्टॉल हो चुकी है, अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट होकर हमें ये थीम स्क्रीन पर ले आएगा। अच्छा, अब ये थीम इंस्टॉल होगी और ये हमारी हमें उसने थीम्स पेज पर ला के छोड़ दिया है। इंस्टॉल होने के बाद और एक्टिवेट होने के बाद जब हम फ्रंट एंड पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी थीम की लुक है जो कि हमें नज़र आ रही है। अच्छा, जैसे ही हम थीम इंस्टॉल करेंगे साथ ही हमारी जो वेबसाइट की फाइल्स थी उसके अंदर एक नया फोल्डर जो है वो ऐड हो जाएगा। WP कंटेंट में जाएंगे। ये WP कंटेंट बेसिकली वो फोल्डर है जो प्लगइन्स, जो थीम्स, जो कोड्स हम इस्तेमाल करेंगे सारे के सारे WP कंटेंट फोल्डर के अंदर आएंगे। और जब हम इन फ्यूचर, जैसे कि मैंने बताया था इंग्लिश के लेसन नंबर 6 में हमने जो साइट है वो ट्रांसफ़र की है टू एक्चुअल होस्टिंग। सो जब हम ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे तो हम जस्ट इस फोल्डर को पकड़ेंगे और जो है वहाँ पर होस्टिंग पर सब सारे जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करवाएंगे। होस्टिंग के ज़रिए वो 1 क्लिक प्रोसेस होता है। हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करवा लेंगे, उसका WP कंटेंट उड़ा के हम अपना ये WP कंटेंट जो फोल्डर है वो वहाँ पर अपलोड करवा देंगे, और हमारी जो थीम है वो वहाँ पर, या हमारी जो फाइल्स है जो हमने कस्टमाइज़ की है वो आसानी के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। सो जो कुछ भी हम करते हैं, प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, थीम इंस्टॉल करते हैं, सारी की सारी चीज़ें जो हम इमेजेस अपलोड करेंगे सारे के सारे इस WP कंटेंट के अंदर आते हैं। इस पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 फोल्डर्स मज़ीद आ गए हैं। इन 4 फोल्डर्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारा प्लगइन्स का फोल्डर है, तो हम ड्यूरिंग द वर्क हम कुछ प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं। आज भी हम एक आध प्लगइन इंस्टॉल करके देखेंगे, तो जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हम उस वक्त प्लगइन्स फोल्डर को गौर से देखेंगे। इसके अलावा हम थीम्स, इस वक्त हमने जो काम किया, हमने एक थीम इंस्टॉल की, डबल क्लिक करेंगे थीम्स के ऊपर और ये 2012 थीम जो हमने इंस्टॉल की है वो यहाँ पर ऑन द टॉप आ रही है। इन द मीन टाइम जब हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसको थीम को रीनेम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। दैट्स हाउ वी वर्क। हम बेसिकली एक थीम पकड़ लेते हैं, नॉर्मली वर्डप्रेस की अपनी थीम को पकड़ लेते हैं, उसमें हम कस्टमाइजेशंस कर लेते हैं एंड देन फिर हम उसको रीनेम कर लेते हैं या उसकी चाइल्ड थीम बना लेते हैं। रीनेम या चाइल्ड थीम बनाने का मकसद ये होता है कि कल को अगर वर्डप्रेस जो है वो कोई अपडेट करेगा इस थीम के अंदर, तो वो अपडेट्स जो है अगर हम नाम चेंज नहीं करेंगे या हम चाइल्ड थीम नहीं बनाएंगे तो वो जो जब वर्डप्रेस अपडेट करेगा तो वो फाइल्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी विद अ न्यूअर वर्जन, और हमारा की हुई तमाम कस्टमाइजेशन जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो जब हम इस तरह के कस्टमाइजेशन करते हैं तो हम एक बुनियादी वर्डप्रेस की थीम ले लेते हैं, उस पर हम काम करते हैं, या उसको हम चाइल्ड बना लेते हैं, चाइल्ड बना के हम उस पर काम करते हैं और हम उसको जो है ना अल्टीमेटली अपलोड कर देते हैं होस्टिंग पे। ना ये थीम जो हमने डाली थी, जब हम इसको ओपन करेंगे इस फोल्डर को तो इसमें मज़ीद कुछ फाइल्स हमें नज़र आएंगी। इसमें से हर एक फाइल किसी एक वेबसाइट के ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ना हम देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर इस वक्त इस थीम का या वर्डप्रेस की इस थीम का बेसिकली। ना इसका जो टॉप पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं हेडर। इस पोर्शन को बोला जाता है हेडर, और इसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिलेगी
इस फाइल में जिसका नाम है header.php। सो अगर आपको हेडर में कोई कस्टमाइजेशन करनी है तो तमाम इंफॉर्मेशन आपको header.php के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद इसका हेडर में ये भी याद रखें कि ये जो मेन्यू है, ये जो नेविगेशन है, ये भी हेडर का ही हिस्सा होती है। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट आता है वो है यहाँ से शुरू होता और यहाँ तक जाता है, यहाँ तक, ये कहलाता है इसका पेज एरिया। तो ये जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो होगी वो हमें मिलेगी page.php में। आपको मैं दिखाता हूँ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन page.php में होगी। तीसरा हिस्सा जो है हमारा, अच्छा, इस page.php के दो हिस्से होते हैं। एक इसका लेफ्ट साइड होती है, इसको हम प्राइमरी कह लेते हैं, और ये वाला हमारा सेकेंडरी होता है। दोनों ही हमें ऑलमोस्ट page.php के अंदर मिल जाती हैं। इनमें से कोई पोर्शन अगर रिमूव करवाना हो तो वो हम आसानी के साथ page.php से रिमूव करवा सकते हैं, या कुछ भी ऐड करवाना हो वो हम page.php में ही करेंगे। इसका जो तीसरा हिस्सा होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं फुटर। सो ये जो फुटर के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी footer.php के अंदर, यहाँ पे। इसके अलावा जो भी काम हम वेबसाइट पे कोड के ज़रिए करवाते हैं, या जो काम भी एक थीम इटसेल्फ कर रही होती है, वो तमाम इंफॉर्मेशन functions.php के अंदर होती हैं। वो हम इन फ्यूचर देखेंगे कि किस तरह से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये sidebar.php है, ये आपका जो साइड बार का एरिया है ये sidebar.php, इसकी जो एरिया है ये sidebar.php के अंदर होता है। इसमें ठीक है। इसके अलावा search.php जो है वो सर्च बॉक्स को हैंडल कर रही है। ये जो हमारा सर्च बॉक्स इसमें नज़र आ रहा है ये search.php से आ रहा है। सो इस तरह से, यानी कि जितनी भी एलिमेंट्स आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, हर एलिमेंट को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग पेजेस, अलग अलग फाइल्स जो हैं इसमें बनी हुई हैं। ये style.css बहुत मेन फाइल है। इसके अंदर CSS या स्टाइल शीट रखी जाती है। स्टाइल शीट वो चीज़ होती है जो कि इसकी कलर स्कीमिंग को हैंडल कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर क्या होगा, इसका साइज़ क्या होगा, ये इसका अगले वाले से फासला कितना होगा, ये तमाम इंफॉर्मेशन इसको हम फॉर्मेटिंग या स्टाइल इंफॉर्मेशन कहते हैं। और ये सारी की सारी स्टाइल शीट के अंदर, style.css के अंदर, इसके अंदर पड़ी हुई होती है। इन फ्यूचर हम इसको फर्दर मॉडिफाई भी करेंगे। अभी हम जो है इसी लेआउट के साथ चलते हैं, और जब हमारे कोर्स के बेसिक एलिमेंट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम इसकी फॉर्मेटिंग की तरफ आएंगे। सो ये जो मैं उर्दू लेसन्स बना रहा हूँ ये मैं इंग्लिश लेसन्स की बनिस्बत थोड़ा ज़्यादा डिटेल के साथ बनाऊंगा, और थोड़े ज़्यादा लेंथी होंगे, और 2-3 टॉपिक्स, 4-5 टॉपिक्स हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ताकि आप जल्द अज जल्द इस बेसिक स्कीम में से निकल जाएं, और जब हमारे एडवांस टॉपिक्स आएंगे उस वक्त हमारे पास ज़्यादा टाइम हो। लेकिन ओवरऑल पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में इंशाअल्लाह ताला आई थिंक 10-15 दिन लगेंगे, और आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग अपनी एक वेबसाइट या किसी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वेबसाइट जो है वो आसानी के साथ बना सकेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसको सीखने के लिए कोई बेसिक नॉलेज नहीं चाहिए, प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए। हम यहाँ से ही फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करेंगे और एंड लेसन तक हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम पूरी की पूरी वेबसाइट ऑन आवर ओन बना सकें। नाउ स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ ये है कि हमने थीम जो है वो बदल ली है। अब हम जाएंगे इसका होम पेज बनाने के लिए। बेसिकली एक होम पेज पहले से हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर पोस्ट नज़र आती है, अगर हम चाहते हैं कि इस पर हम इमेजेस और कस्टम टेक्स्ट वगैरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ला सके, तो हम सबसे पहले एक पेज बनाएंगे जिसको नाम देंगे होम का। पेज बनाने के लिए हम पेजेस वाले मेन्यू ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से हम ऐड न्यू करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि बेसिकली इससे ये भी समझ में आ रहा है कि हमारे पास हमने पेज ऐड करना हो तो कहाँ से ऐड होगा। ये जो हमारा पोर्शन है बेसिकली ये पेजेस को मैनेज करने के लिए, ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली वर्डप्रेस का अपना विजुअल कंपोजर है जो कि इटसेल्फ इस्तेमाल करने में
मैं ज़ाती तौर पे इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, तो इस से बचने के लिए या इसकी जगह जो क्लासिक इसका एनवायरनमेंट था वो लाने के लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम पहले जाते हैं वो प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा जो लेआउट है वो थोड़ा सा समझ में आने के काबिल हो जाए। प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे। अब हम एक नया प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं जिससे हमारे जो पेज के एडमिन स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। जब हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया प्लगइन्स में तो हम इस पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला प्लगइन और मोस्ट वाइडली यूज प्लगइन है, मोर देन 5 मिलियन पीपल हैव इंस्टॉल्ड दिस प्लगइन, और ये है वो प्लगइन जो कि हमें एक एडिटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा पेजेस के लिए, और इस प्लगइन को हम इंस्टॉल कर लेंगे। किसी भी प्लगइन की क्रेडिबिलिटी अगर जाननी हो हमने, तो हम इस प्लगइन के रिव्यूज चेक करते हैं और ये देखते हैं कि कितने यूजर्स ने इस प्लगइन को इंस्टॉल किया है। तो हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि ये प्लगइन कितना ज़्यादा रिलायबल है और कितने लोग इस प्लगइन से खुश हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखें, इस प्लगइन को देखें तो ये 2 स्टार है। बेसिकली बहुत सारे यूजर्स ने रिव्यू दिया है और मोर देन 300,000 इंस्टॉलेशन इसकी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी जो रेटिंग है वो स्लाइटली कम है तो हम इस प्लगइन को ज़रा सा कॉन्शियस होके इंस्टॉल करेंगे। हाँ, बात दुरुस्त है, जिन्होंने पॉजिटिव रिव्यू दिया है डेफिनेटली उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी होंगी जो ये प्लगइन पूरा कर रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि प्लगइन बिल्कुल ही गार्बेज ही होगा अगर रिव्यूज़ कम है तो। हाँ, ये मुमकिन है, बहुत हद तक मुमकिन है कि वो प्लगइन के अगर रिव्यूज़ कम भी हैं तब भी वो हमारी जो है रिक्वायरमेंट पूरी कर जाए। लेकिन ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा कि कौन सा प्लगइन आपको रिक्वायर्ड है और इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस कोर्स के दौरान मैं आपको बहुत से प्लगइन्स का तारुफ करवाऊंगा, बहुत से प्लगइन्स मैं इंस्टॉल भी करूंगा। बेसिकली इसमें वर्डप्रेस के अंदर करोड़ों प्लगइन्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हर प्लगइन इस काबिल नहीं होता कि उसको इंस्टॉल और यूज़ किया जाए। हाँ, बाय द एक्सपीरियंस मुझे ये चीज़ पता चली है कि जो प्लगइन्स मैं अपने एक्सपीरियंस में इस्तेमाल करता रहा हूँ, मैं इस कोर्स में वही प्लगइन्स आपको बताऊंगा, और वो प्लगइन्स मेरे ख्याल में हाईली ट्रस्टेबल हैं और रिलायबल हैं, और आप उन प्लगइन्स को इंस्टॉल करके आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम इन फ्यूचर इंशाल्लाह नहीं आएगा। सो हम सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे। नौ प्लगइन इंस्टॉल हो गया और एक्टिवेट हो गया। अब हम दोबारा पेजेस और ऐड न्यू पे जाएंगे, नया पेज ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा होम पेज। सो हम होम लिखेंगे और यहाँ पर हम कुछ कंटेंट डालेंगे जो कि उस होम पेज के ऊपर आएगा। अभी हमारे पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं इप्सम। ये एक साइट है ipsum.com, यहाँ से हमें डमी कंटेंट जो है वो मिल जाता है। जब हम कोई थीम परचेज करते हैं तो उसके ऊपर थीम के ऊपर पहले से कुछ डमी कंटेंट्स मौजूद होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, जस्ट वो प्लेस होल्डर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और डेवलपमेंट के दौरान हम इस तरह के जो है कंटेंट अपने पेजेस पर इस्तेमाल करते हैं ताकि पेजेस का फिलअप किया जा सके। लें जी, अब पब्लिश कर दिया है, हमारा होम पेज जो है वो बन चुका है। अब हम अगर देखेंगे, लोगो पर क्लिक करेंगे, लोगो बेसिकली लिंक्ड होता है टू द मेन होम पेज। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो जो लोगो होता है वो होम पेज से लिंक्ड होता है। जब हमने क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ नहीं आया। हाँ, एक चीज़ चेंज हुई है कि यहाँ पर मेन्यू में एक और होम की ऑप्शन आ गई है। ये है हमारा होम पेज जो हमने अभी बनाया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये नज़र आ रहा है, कंटेंट मौजूद है इसके ऊपर। लेकिन जब हम लोगों पर क्लिक करेंगे तो ये हमें नज़र नहीं आएगा। करना ये है कि इस होम पेज को जो हमने अभी बनाया इसको हमें खुद से वेबसाइट का होम पेज बनाना होगा। वेबसाइट का होम पेज बनाने के लिए हम डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स के बाद रीडिंग में जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है लेटेस्ट पोस्ट। जो पिछला स्ट्रक्चर था वो हमारा होम पेज का, उसमें लेटेस्ट पोस्ट शो हो रही थी। क्योंकि अभी हमने पोस्ट देखा नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी। तो
यहाँ से हम स्टैटिक पेज पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से होम पेज जो हमने अभी बनाया है उसको लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे और हम सेव चेंजेस कर देंगे। अब हम चेक करेंगे, क्लिक करेंगे और हम अपने होम पेज के ऊपर आ गए हैं। अच्छा, साथ ही अब होम पेज पर साइड बार भी आ रहा है। हम चाहते हैं कि साइड बार पेज पर ना आए। इस सूरत हाल में हम पेजेस पे जाते हैं, यहाँ से होम पेज ओपन करते हैं। ये हमारा एडमिन एरिया आ गया। इसके अलावा एक और तरीका भी है इसमें आने का कि हम फ्रंट एंड पे अगर खड़े हुए हैं उस पेज की, हम यहाँ पे एडिट पेज पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली हम एडमिन एरिया में आ जाएंगे, इंस्टेड के हम 2 स्टेप्स में जाएं। यहाँ पर जो टेम्पलेट इस्तेमाल हो रहा है वो है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का जो डिज़ाइन होता है वो ऐसा ही होता है जैसा कि आपने अभी देखा था। एक तरफ कंटेंट और एक तरफ साइड बार होता है। साइड बार में हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं साइड के बारे में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो साइड बार हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम ये टेम्पलेट्स पड़े हुए कुछ, हम फुल विड्थ टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है फुल विड्थ टेम्पलेट, नो साइड बार, सो इसमें साइड बार नहीं होगा। और इन फ्यूचर हम जो है एक टेम्पलेट्स खुद भी बनाएंगे जिसमें साइड बार होगा या कुछ में नहीं भी होगा। लेकिन हम ये जो टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं इस वक्त, अगर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 टेम्पलेट्स हैं और ये तीनों जो है हम इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर मोर हम मज़ीद जो है वो इस पर खुद भी बना सकेंगे। अब आपको ये बताऊंगे जो टेम्पलेट्स नज़र आ रहे थे ये कहाँ पर थे। सो जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हमने पहले नंबर पे इस्तेमाल किया था वो page.php के अंदर होता है। इसके अलावा भी जो टेम्पलेट्स इस्तेमाल हो रहे होते किसी थीम में वो इन्हीं फाइल्स में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। जो मैं थीम इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें जो मज़ीद 2 टेम्पलेट्स हैं वो इस पेज टेम्पलेट्स में मौजूद है। एक फ्रंट पेज टेम्पलेट है और एक फुल विड्थ। अभी मैंने स्विच किया है फुल विड्थ की तरफ, और दूसरा जो था वो फ्रंट पेज टेम्पलेट था। मेरा ख्याल है कि दोनों का डिज़ाइन शायद कि सेम ही होता है। लेट्स सी सेम है कि नहीं है। दोनों का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम होता है। नाउ ये हो गया हमारा होम पेज बना लिया और इसका हमने टेम्पलेट भी चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अच्छा, इस पॉइंट में मैंने चेक किया है तो मुझे पता ये लगा है कि जो फ्रंट पेज टेम्पलेट है उसमें भी साइड बार है लेकिन वो नीचे आ रहा है। तो हम बेसिकली यूज़ करेंगे फुल विड्थ टेम्पलेट एंड अपडेट। अब इस सूरत में हमें साइड बार नज़र नहीं आएगा। इसके बाद हमने मज़ीद पेजेस बनाने के लिए जाना है। एक जो नॉर्मल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की वेबसाइट होती है उसके अंदर 3-4 पेजेस तो होते ही हैं कंपलसरी। नंबर 1 इसमें होम पेज होता है, इसके अलावा इसमें अबाउट अस पेज होता है। हम ऐड न्यू करेंगे, यहाँ से अबाउट अस कर देंगे। अबाउट अस में कुछ कंटेंट जो है वो पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे फुल विड्थ और पब्लिश कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास साइट में पेज होता है, ऐड न्यू करेंगे। साइट में पेज हो सकता है सर्विसेज का और इसको हम करेंगे, डाल देंगे सर्विसेज। सॉरी, इसमें हमारे सर्विसेज में आ सकता है जी, हम सर्विसेज डिटेल से दे देंगे। सर्विसेज सर्विस 1, देन वी कैन हैव, हम इसमें हो सकता है हमारे पास सर्विस 2 और हमारे पास हो सकती है सर्विस 3 और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। अच्छा, इस पॉइंट पर एक और बात जो नज़र आ रही है कि जब हम पेज बनाते हैं तो हमें यहाँ पर एक एडिटर मिलता है। इस एडिटर को हम विजिविक एडिटर बोलते हैं। सो हम इसकी भी थोड़ी बहुत बेसिक देख लेते हैं कि विजिविक एडिटर हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। अच्छा, ये जो विजिविक एडिटर होता है इसकी स्पेलिंग ज़रा से ट्रिकी है। सो ये है इसके स्पेलिंग, विजिविक एडिटर। सो ये जो हमारा एडिटर इस्तेमाल हो रहा है इसे विजिविक एडिटर बोलते हैं, ये वाला जो है। और इसमें कुछ ऑप्शन है जिसके 2 हिस्से होते हैं। एक उसका विजुअल व्यू होता है जो कि आमतौर पे जो फ्रंट एंड पे नज़र आएगा, और एक इसका ये टेक्स्ट व्यू होता है जो कि बैक एंड पे हम, यानी कि डायरेक्ट इसमें HTML में हम काम कर सकते हैं। HTML कुछ टैग जो है वो इसमें आसानी के साथ काम करते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टैग्स जो हैं वो इसमें उस तरह से काम नहीं करते। अच्छा, इसके 2 हिस्से हैं, ये विजुअल है,
इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो तकरीबन सिंपल जो वर्ड की फॉर्मेटिंग होती है ऑलमोस्ट उससे मिलती जुलती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर प्री मेड फॉर्मेट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं इसको हेडिंग बना लेता हूँ, इसको भी हेडिंग बना लेता हूँ बिकॉज नॉर्मली ये बड़े ही आते हैं। सो मैंने इनको बड़ा कर लिया। इसके अलावा मैं यहाँ पे टेक्स्ट को, किसी टेक्स्ट को जो प्रोमिनेंट है उसको बोल्ड कर सकता हूँ। सेलेक्ट किया, बोल्ड किया। ये फॉर्मेटिंग सेम है जिस तरह से जो MS वर्ड में होती है। कुछ कंटेंट को मैं इटैलिक कर सकता हूँ, यहाँ पे आई पे क्लिक करूँगा। कुछ चीज़ें मैं बना सकता हूँ कॉपी करके। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हैं तो मैं इनकी जो है लिस्ट आइटम्स जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, मैं बुलेट पॉइंट्स बना सकता हूँ। कुछ चीज़ों को मैं एज अ नंबर पॉइंट्स जो होते हैं ये चीज़ बना सकता हूँ। कुछ टेक्स्ट को मैं फॉर दिस वन मैं इसको विद इन कोट्स फैंसी बना के, कुछ कंटेंट मेरा लेफ्ट अलाइन होगा, कुछ कंटेंट मेरा राइट अलाइन हो सकता है। मसलन ये मैंने कुछ कंटेंट लिख लिया है, इसमें से कुछ को लेफ़्ट कर सकता हूँ, कुछ को राइट कर सकता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मेरे पास लेफ़्ट, सेंटर या राइट किया जा सकता है। इसके अलावा एक जो मज़ेदार चीज़ में मज़ीद अवेलेबल है कि मैं इसमें कुछ चीज़ों को लिंक भी बना सकता हूँ। सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं यूट्यूब चैनल का लिंक लिया और यहाँ पे मैंने लाके इसको पेस्ट कर दिया और एंटर दबा दिया। नाउ ये जो टेक्स्ट है ये लिंक बन चुका है। पब्लिश करूँगा, रिफ्रेश करूँगा और ये तमाम चीज़ें मैंने सर्विसेज पेज पे की थी, तो सर्विसेज पेज पे जाऊँगा और लिंक नहीं आया और सब कुछ आ गया, नहीं वो लिंक भी आ गया। ठीक है, ये लिंक बन गया है। ये जो मैंने बुलेट पॉइंट्स दिए थे ये नंबर्ड बुलेट पॉइंट्स हैं। ये उसने कोट्स डिज़ाइन सिर्फ दिया है, कोटेशन मार्क्स नहीं दिखा, ये मैंने राइट अलाइन किया था। सो जो कुछ भी मैंने यहाँ पे किया है वो ऑलमोस्ट वहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं। ये मेरा ख्याल है इंसर्ट रीड मोर, सो वो रीड मोर का टैग दे देगा, वो थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, वहाँ बाद में देखेंगे। मज़ीद टूल बार ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड हो जाएगा। इसमें मज़ीद ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर चेंज किया जा सकता है यहाँ से। इसके अलावा अगर फॉर्मेट रिमूव करना है तो सेलेक्ट करके मैं इस पर क्लिक करूँगा, फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा मैं इस पैराग्राफ को इंडेंट, दिस इज़ कॉल्ड इंडेंट, इंक्रीज़ कर सकता हूँ। दिखाता हूँ इंडेंट कहाँ पर आ रहा है। ये लेफ़्ट साइड पे जो है ये लेफ़्ट इंडेंट कहलाता है, तो ये लेफ़्ट इंडेंट को इंक्रीज़ करने के लिए और ये राइट इंडेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। मेरा ख्याल है जब राइट अलाइन हुआ वो तो चीज़ें शायद मुख्तलिफ होंगी। लेट्स सी, नहीं, लेफ़्ट साइड से इंडेंट देता है, ये राइट से नहीं देता। अच्छा, इसके अलावा इसमें अंडरलाइन की ऑप्शन भी होती है मेरा ख्याल है, कंट्रोल U, हाँ जी अंडरलाइन भी कर दिया उसने। सेव किया कंट्रोल U से, ना रिफ्रेश किया ना सी, ये अंडरलाइन भी हो गया। तो इस तरह से कुछ बेसिक एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये मेरा ख्याल है हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ये पैराग्राफ मेरा कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकता हूँ, इसके बाद भी लगा सकता हूँ। सो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन का बटन है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई जा सकती हैं। सेव करूँगा और ये मेरा सर्विसेज का कंटेंट आ गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक चीज़ और हमने करनी थी जो कि हमने अबाउट अस में मिस कर दी है। ऑल पेजेस पे जाऊंगा, वापस अबाउट अस में जाऊंगा। यहाँ पे हम अगर फॉर एग्जांपल अबाउट अस का मैं फ्रंट एंड देखता हूँ। फ्रंट एंड अगर किसी पेज का देखना हो, उस पेज पे खड़े हुए राइट क्लिक करेंगे, व्यू पेज पे न्यू टैप करेंगे, ये मेरा अबाउट अस का फ्रंट व्यू है। अब अबाउट अस में अगर कुछ इमेजेस वगैरह शो हो रहे हैं तो वो इमेजेस मैं यहाँ पर शो करवा सकता हूँ। ये हमारी मीडिया लाइब्रेरी है। यहाँ पर जो भी इमेज हम लोड करेंगे वो मीडिया लाइब्रेरी में जाएगा। यहाँ से हम वैसे अलग से इमेज अपलोड कर सकते हैं या यहाँ पर विजिबिग एडिटर पे खड़े हुए
यहाँ ऊपर ऐड मीडिया का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। मीडिया लाइब्रेरी ये है, जो इमेजेस मौजूद हैं तो वो यहाँ पे नजर आएंगे। क्योंकि कोई इमेज मौजूद नहीं है तो हम अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट फाइल्स करेंगे। मैक्सिमम अलाउड साइज 2 MB है। ये मेरा फोल्डर है जिसमें इमेजेस मौजूद है। मैं यहाँ से एक इमेज पिक करता हूँ, ओपन करूँगा और ये इमेज अपलोड हो जाएगा। अब ये इमेज अपलोड होके मेरी मीडिया लाइब्रेरी में चला गया है। इंसर्ट इनटू पेज, जहाँ पर मेरा कर्सर था वहाँ पर ये इमेज आ जाएगा। अच्छा, ना सिर्फ ये इमेज आया है बल्कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एडिशनल टूल बार आ जाएगा। अब इसकी प्लेसमेंट मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन अलाइन इट लेफ्ट, आई कैन अलाइन इट राइट। मैं इसको सेंटर में रख सकता हूँ। मैं इसको लेफ्ट साइड पे ये मुनासिब लग रहा है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे रख देता हूँ। एक इमेज में यहाँ पे रख लेता हूँ, ऐड मीडिया करता हूँ, अपलोड, सेलेक्ट फाइल, यहाँ से दूसरी फाइल उठा लेता हूँ, पोस्ट में इंसर्ट कर देता हूँ। इमेज आ गया है, इसको राइट अलाइन करता हूँ, अपडेट। नाउ यू कैन सी इमेजेस मेरे पेज पर आ गए हैं। अच्छा, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पेज बनाएंगे। नेक्स्ट पेज हमारा जो है वो हो सकता है कॉन्टेक्ट अस पेज। हर वेबसाइट में एक कॉन्टेक्ट अस पेज होता है। नॉर्मली पीपल लाइक के लोग जो हैं वो वेबसाइट के थ्रू आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके कॉन्टेक्ट करें, या कॉन्टेक्ट पेज के ऊपर कॉन्टेक्ट फॉर्म मौजूद होता है जिसको लोग जो है वो फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करके सबमिट करेंगे और वो फॉर्म जो है वो हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल सेंड कर देगा। सो टू ऐड कॉन्टेक्ट अस पेज, हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, पेज को नाम देंगे और इसके लिए एक टेम्पलेट जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ कॉन्टेक्ट अस पेज बन चुका है। रिफ्रेश करेंगे, कॉन्टेक्ट अस पेज आ रहा है और ये मेन्यू में भी शो हो रहा है। इनकी ऑर्डरिंग ज़रा सी कॉम्प्लेक्स है, इस मीन्स थोड़ी सी डिस्टर्ब है। वो हम एट द एंड ऑफ द लेसन देखेंगे कि फॉर्मेटिंग कैसे दुरुस्त होगी, मीन्स कि ये जो अरेंजमेंट है। नाउ कॉन्टेक्ट पेज पर हमें एक फॉर्म चाहिए। फॉर्म बनाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लगइन मौजूद है जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। हम प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे, यहाँ से हम सर्च करेंगे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, एंटर, और ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 आ रहा है। आपने ये आइकॉन्स याद रखने हैं। नॉर्मली लोग जो है वो सेम नाम से मिलते जुलते जो है प्लगइन्स बना लेते हैं और आइकॉन्स जो हैं वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, तो आपने आइकॉन्स ये याद रखने हैं। एक बात और जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्लगइन मैं आपको इस ट्यूटोरियल सीरीज में बताऊंगा वो हाईली रिलायबल प्लगइन्स है और उनकी वजह से आपकी साइट में किसी भी किस्म के प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत कम है। मसलन फॉर्म्स के लिए बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे प्लगइन्स भी हैं, लेकिन कुछ प्लगइन्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं यूज़ करने में। कुछ प्लगइन्स जो हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट से काफ़ी आगे चले जाते हैं। हमें एक सादा सा फॉर्म चाहिए और कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और इसकी इंस्टॉलेशन भी देखें, 5 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन है। रेटिंग ज़रा सी कम है क्योंकि कुछ जगह पर जाके इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इसमें किसी किस्म का आपको वायरस का या हैकिंग का इशू नहीं आता। इंस्टॉल नाउ करेंगे, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको एक्टिवेट करेंगे। जी, ये एक्टिवेट हो गया। एक और बात जो इस लेवल पे आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो भी चीज़ हम अपनी वर्डप्रेस साइट पे इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे हमारे WP कंटेंट फोल्डर में आएगी। सो जो प्लगइन्स हम इंस्टॉल करें वो प्लगइन्स फोल्डर में जा रहे हैं। अगर मैं प्लगइन्स फोल्डर ओपन करूं तो पहले हमने क्लासिक एडिटर इंस्टॉल किया था, अब हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल किया है। तो ये दोनों प्लगइन्स जो है वो हमारे प्लगइन्स फोल्डर में आ चुके हैं। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड पे और प्लगइन की सेटिंग में जाते हैं। जैसे ही कॉन्टेक्ट प्लगइन इंस्टॉल होता है यहाँ पर हमें एक ऑप्शन एडिशनल मिल जाती है। यहाँ से हम कॉन्टेक्ट फॉर्म्स में जाएंगे, जितने भी फॉर्म्स बने हुए हैं वो हमें इस लिस्ट में नज़र आएंगे। इस वक्त कोई फॉर्म नहीं बना हुआ,
एक फॉर्म बना हुआ है तो वो हमें लिस्ट में नज़र आ रहा है। अगर इजाफी कोई फॉर्म बनाना है तो हम बना भी सकते हैं, लेकिन एट दिस बेसिक लेवल हम इस वक्त इस फॉर्म को ओपन करते हैं और इसी फॉर्म को हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट पेज, और हम इसको सेव करते हैं। जब हम चेंज करेंगे और सेव करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट में भी थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाएगी। इस तरह का जो कंटेंट होता है इसको बोलते हैं, इस तरह की स्ट्रिंग को बोलते हैं शॉर्ट कोड, और मोस्टली प्लगइन्स हमें शॉर्ट कोड्स जो हैं वो देते हैं। शॉर्ट कोड की पहचान ये होती है कि ये बड़ी ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं और बड़ी ब्रैकेट पे ही क्लोज हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कोड। इस शॉर्ट कोड को कॉपी करेंगे और इसको हम पेज के एडमिन एरिया में जाके यहाँ पर फेंक देंगे और सेव करेंगे, तो जो फॉर्म हमने बनाया था वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब हम इस फॉर्म को अपने बैकएंड पे मौजूद जो फॉर्म बनाने का कोड है उससे थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट योर नेम है, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज है। यहाँ पर आते हैं, ये हमारा जो था वो बेसिक फॉर्म का कोड पड़ा हुआ है, योर नेम, ईमेल, सब्जेक्ट एंड योर मैसेज। अच्छा, इसमें ये फील्ड्स तो पहले से अवेलेबल हैं जो कि यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और अगर कोई इजाफी फील्ड डालनी है तो वो भी हम आसानी के साथ इस कॉन्टैक्ट फॉर्म में डाल देते हैं। इस लेवल में हम थोड़ा सा कॉन्टैक्ट फॉर्म का इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है आगे हम फ्यूचर में, तो हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मज़ीद होनी चाहिए। सो ईमेल एड्रेस के बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें फ़ोन नंबर भी हो। मैं इसको कॉपी कर लूँगा, इसको करूँगा पेस्ट, यहाँ पर मैं टेलीफोन नंबर चाहिए। ये चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है ना, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट से लेकर बड़ी ब्रैकेट क्लोज तक, ये इस फील्ड को रिप्रेजेंट करी जो डार्क ब्लू में आ रहा है। सो ये जब मैं डालूंगा तो इस तरह की एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आ जाएगा, और हर टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम होता है जो कि बैक एंड पे उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहली चीज़ है हमें इसका नाम देना होगा और इसकी टाइप बनानी होगी। पहले हम इसका लेबल चेंज कर लेते हैं, लेबल दे देते हैं फ़ोन, और इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होनी चाहिए। तो इसको चेंज करने की बजाय मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद अब मुझे यहाँ पर टेलीफोन नंबर की फील्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पर TL, इट इज़ फॉर टेलीफोन नंबर। सो टेलीफोन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर इसको नाम दूंगा। हर, जैसे कि मैंने बताया, हर फील्ड का एक नाम होगा और दो फील्ड्स के नाम सेम नहीं हो सकते हैं। फ़ोन कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये रिक्वायर्ड फील्ड बने, मीन्स जब तक ये फिल ना हो उस वक्त तक फॉर्म सबमिट ना हो, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब जब तक जो विजिटर है वो फ़ोन नंबर नहीं डालेगा उसकी मेल फॉरवर्ड नहीं होगी, और नॉर्मल सिचुएशंस में ऐसी हमारी ज़रूरत होती है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। एक चीज़ और नज़र आएगी, ये इसका शॉर्ट कोड बन रहा है या कोड बन रहा है। जब मैं रिक्वायर्ड पे क्लिक करता हूँ तो स्टार आ जाता है, जब रिक्वायर्ड पे अनक्लिक करता हूँ, अनचेक करता हूँ तो स्टार गायब हो जाता है। दैट मीन्स कि किसी फील्ड को अगर हमने कंपल्सरी या रिक्वायर्ड बनाना है तो उसके आगे स्टार लगा देना है और वो फील्ड हमारी रिक्वायर्ड फील्ड बन जाएगी। अब हम अगर ऊपर वाले फॉर्म पे नज़र मारें तो इसके साथ भी स्टैटिक है, ये भी कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है, ये नहीं है, और ये भी कंपलसरी, और ये फील्ड भी कंपलसरी नहीं है। सो जिसके नाम के बाद स्टार आ रहा है वो कंपलसरी है, जिसके नाम के बाद स्टार नहीं आ रहा वो कंपलसरी नहीं है। सेव कर दूंगा और ये फील्ड मेरी आ गई है फ़ोन नंबर की। अब मैं अगर सबमिट पे क्लिक करूंगा तो सारे फील्ड्स जो है वो एरर देंगे, सिर्फ ये नहीं देगा और ये नहीं देगा, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है और ये कह रहा है कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। सो अगर मैं इसको रिक्वायर्ड बना दूंगा तो ये भी एरर देना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट फॉर्म में और भी बहुत सारी किस्म की चीज़ें हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कह सकता है कि वांट मी टू कॉल बैक। हम कॉन्टैक्ट फॉर्म में ही शामिल कर सकते हैं ये ऑप्शन। अगर विजिटर चाहता है कि किसी टाइम पे मैं उसको कॉल बैक करूं और उसने अपना फ़ोन नंबर ऊपर दिया हुआ है तो मैं उससे पूछ लूँगा इस यहाँ पे कॉपी, और वो मुझे आंसर देगा यस और नो की सूरत में। सो वो यस और नो हासिल करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है रेडियो बटन की। रेडियो बटन पे जाऊँगा, मैं रेडियो का जो है ना कॉल बैक, और यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे पास, ये मैंने ऊपर इसका नाम दिया है ये वाला, और इसके नीचे मैं ऑप्शंस दूंगा यस
यस और यस या नो, और ये मेरे पास टैग बन चुका है। या इंसर्ट कर लूंगा, यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर लूंगा। इसको करूंगा सेव। अब चेक करता हूँ, रिफ्रेश मारूंगा तो ये रेडियो बटन भी आ गए मेरे फॉर्म में। इसके बाद मैं इस फॉर्म में मल्टीपल फॉर्म्स, सिंगल लेबल, अच्छा समटाइम्स जो है ना ये लेबल थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, हम इस लेबल को उठा के ऊपर रख लेते हैं, हम इस प्रॉब्लम से ही बाहर आ जाते हैं। लीजिए प्रॉब्लम शो हो रहा था रेड बॉर्डर से, सो वहां से पता चल रहा था कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें हमारे पास ड्रॉप डाउन भी हो सकता है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, किसी भी एक फील्ड को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ। अब मैं कहता हूँ इसी फॉर्म पे पूछना चाहता हूँ टाइम टू कॉल, और यूजर को दूंगा ड्रॉप डाउन ऑप्शन। ड्रॉप डाउन ऑप्शन डाली जाएगी यहाँ से, ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्लिक करूंगा, टाइम, इसको नाम दूंगा एज आई टोल्ड यू, ये यूनिक नेम होगा, मॉर्निंग, नून, इवनिंग। ये 3 ऑप्शंस मैंने देनी है। कॉपी, यूजर सेलेक्ट करेगा कि मॉर्निंग में कॉल करूं कि इवनिंग में कि नून में। सेव करूंगा और चेक करें आप फ्रंट एंड पे पेज का लिंक ही बदल गया, फ्रंट एंड पे नाउ ये मेरे पास एक ड्रॉप डाउन भी आ चुका है। ये मैंने इसमें फ्रंट एंड एलिमेंट्स डाल दिए हैं। अब फ्रंट एंड एलिमेंट्स डाल चुके हैं, लेकिन ये क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो मेल की जो फील्ड्स थी वो और थी, मैं आपको भी बताता हूँ ये जो मेल है वो कहाँ से जनरेट हो रही है। मेल टैब पे क्लिक करूँगा, ये है वो मेल जो कि जनरेट हो रही है। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि मेल किस एड्रेस पे जानी है, किस ईमेल एड्रेस पे, और उसका सब्जेक्ट क्या होना है, और उस मेल की बॉडी, मेल में कंटेंट क्या क्या कुछ होगा। जो कुछ मेल कंटेंट में शामिल है वो यहाँ पर ऊपर टॉप में डिम कलर में नज़र आ रहा है, और जो कुछ मेल में शामिल नहीं है वो डार्क ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है। नॉट डार्क ब्लैक बट इट इज़ ब्लैक, सो वो ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है। सो हम यहाँ से कॉपी करेंगे फ़ोन को, क्योंकि ये पार्ट ऑफ मेल इस वक्त नहीं है, हमें इसको पार्ट ऑफ मेल बनाना है। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब जो फ़ोन है वो पार्ट ऑफ मेल हो चुका है। सेव करेंगे तो वो भी डिम कलर का हो जाएगा। बाकी दो भी मैं बना के आपको दोबारा वीडियो रिज्यूम करता हूँ। लें जी, तमाम फील्ड्स जो हैं वो इंक्लूड हो चुकी हैं। हेडिंग दी, टाइम टू कॉल की, आगे उसके वो फील्ड प्लेस कर दी, जो ऊपर से यहाँ में जस्ट क्लिक करने से वो पूरी फील्ड सेलेक्ट हो जाती है। फील्ड कर कॉपी करके यहाँ में मैंने पेस्ट कर दी, और ये तमाम फील्ड जो हैं वो मेल का हिस्सा बन चुकी हैं। ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने इंस्टॉलेशन के दौरान ईमेल एड्रेस दिया था उसी को वो यूज़ कर रहा है। अच्छा, ये 2 एड्रेस है जहाँ पर मैं मेल भेजना चाहता हूँ। नॉर्मली ऐसा होता है कि साइट में किसी और एड्रेस से बनाऊँ और चाहूँ कि ईमेल किसी और एड्रेस पे जाए तो वो भी मुमकिन है। info@ अगर मेरे पास डोमेन है तो मैं डोमेन का एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस डोमेन का बना हुआ है, या कोई भी जीमेल एड्रेस, फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास जीमेल एड्रेस है तो मैं वो इस्तेमाल कर लूँगा। या फिर जिस तरह से पहले लिखा हुआ था एडमिन ईमेल, तो ये जो ये एडमिन का ईमेल है उसके ऊपर ईमेल ऑटोमेटिकली इसके ज़रिए उस पर चली जाएगी। सो मैं सेव कर देता हूँ। आइदर मैं चेंज कर सकता हूँ या मैं उसी को रहने दूंगा, या फिर मैं कॉमा के साथ मजीद ईमेल एड्रेसेस जो मैं ऐड करना चाहता हूँ मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, सो इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। और सेव कर लूँगा, और ये हमारा कॉन्टेक्ट पेज भी बन चुका है। सो रफली हमारी वेबसाइट जो है वो एक 5 पेजर वेबसाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के मराहिल में शामिल हो चुकी है। इसमें हमने एक काम और करना है कि ये जो मेन्यू है, एक तो इसकी तरतीब दुरुस्त नहीं है, दूसरी ये मेन्यू हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे ही हम पेज ऐड करें ऑटोमेटिकली वो पेज इस मेन्यू में शामिल हो रहा है, जो कि दुरुस्त बात नहीं है। क्योंकि हम कुछ पेजेस चाहेंगे कि टॉप मेन्यू है, कुछ पेजेस हम चाहेंगे कि बॉटम पे एक मेन्यू उसके अंदर आए, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही एक पेज बन रहा है वो ऑटोमेटिकली मेन्यू में आ रहा है और वो दुरुस्त है। नहीं, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि हमें
सिलेक्शन चाहिए कि हम कौन सी चीज़ें मेन्यू में आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी। नाउ टू मेक अ मेन्यू, हमें इस मौके पे हम मेन्यू में जा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे अपीयरेंस, यहाँ पे हमें मिलेगी ऑप्शन मेन्यूज़ की। पहले हमने थीम्स देखा था, अब हम मेन्यूज़ देख रहे हैं। क्लिक करेंगे मेन्यूज़ पे, ये मेन्यूज़ ओपन हो चुके हैं, मेन्यूज़ का पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, ये वो चीज़ें जो इस वक्त हमारी चल रही है। हम चाहते हैं कि हमारा अपना मेन्यू हो, तो हम यहाँ पर क्रिएट मेन्यू, यहाँ पर नाम देंगे माई मेन्यू फॉर एग्जाम्पल is not the part of the text. For example is from my side. Now my menu आ गया है। अच्छा जी, मैंने नाम दिया, सेव किया और वो मेन्यू जो माई मेन्यू नाम से सेव हो चुका है। और ये मेन्यू वो इस वक्त जो पहले से मौजूद पेजेस थे उसने उस मेन्यू का हिस्सा बना दिए हैं। इसमें से मैं जो मर्जी के पेज नहीं है, इस एरो पर क्लिक करूँगा और रिमूव करवा दूँगा। इसके अलावा इस पेज पर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप बड़ी मज़े से इस्तेमाल होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब है क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे। सो कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे, सेव करेंगे और ये मेन्यू हमारा बन गया है, जिसमें से हमने सैम्पल पेज जो है वो रिमूव करवा दिया है। अब हम रिफ़्रेश करेंगे और देखेंगे कि मेन्यू नहीं आया हुआ होगा। ठीक है, मेन्यू नहीं आया, सैम्पल पेज एज इट इज़ मौजूद है, तरतीब अभी भी गलत है। ये सिचुएशन नॉर्मली हो सकती है और लोग इस मौके पर पैनिक हो जाते हैं। पैनिक नहीं होना, ये नीचे ऑप्शन है प्राइमरी मेन्यू की, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये मेन्यू हमारा प्राइमरी मेन्यू हो चुका है और इसी मौके पर हमें ये भी पता चल गया कि ये जो हमें मेन्यू शो हो रहा है ये हमारा थीम का प्राइमरी मेन्यू है। एक थीम में कई मेन्यूज़ हो सकते हैं। इसमें प्राइमरी मेन्यू होता है, उसमें टॉप मेन्यू भी हो सकता है एक थीम में, उसी थीम में फुटर मेन्यू भी हो सकता है और साइड बार मेन्यू भी हो सकता है। ये थीम डेवलपर पे डिपेंड करता है कि जो थीम बना रहा है उसने कितने मेन्यूज़ की ऑप्शन दी है। और उस सूरत हाल में हम जस्ट एक न्यू मेन्यू बना के इस यहाँ पर चेक बॉक्स ऑप्शन आ रही होगी और मेन्यूज़ की लिस्ट आ रही होगी। तो जिस मेन्यू को आप बनाना चाहते हैं, जिस पोर्शन का हिस्सा, उसको चेक कर देंगे और वो मेन्यू उस पोर्शन पे आ जाएगा। बाज़ औक़ात एक मेन्यू हम 3-4 पोर्शन पे भी लगा लेते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा जी, अब हम मेन्यू हमने बना लिया है, मेन्यू इस पर क्लिक करेंगे और मेन्यू हमारा विजिबल भी हो चुका है। अब दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं चेंज कराऊंगा और इस कोर्स को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ऑलमोस्ट हमारी साइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट आ चुका है। एक चीज़ जो मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं लग रही वो ये है, जस्ट अनदर वेबसाइट। समटाइम्स हम लोगों के नीचे कुछ रखते हैं और समटाइम्स हम लोगों के नीचे जगह खाली होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों के नीचे जगह खाली होती है। तो ये जो टेक्स्ट है ये आ कहाँ से रहा है? ये आ रहा है सेटिंग्स और यहाँ से जर्नल में से। सेटिंग्स एंड देन जनरल। पोजीशंस याद रखनी है। इससे पहले हमने रीडिंग देखा था, अब हम जनरल देख रहे हैं। क्लिक करेंगे जनरल पे। यहाँ पे जो हमारी टैग लाइन है वो बेसिकली ये कंटेंट होता है। ये जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड टैग लाइन। जो चीज़ लोगों के नीचे है, टैग लाइन हम रिमूव करवा देंगे। अनएक्सपेक्टेड एरर समटाइम्स। चलो ले जी, एरर भी गायब हो गया। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वर्डप्रेस जो है वो आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करती है। आपने परेशान नहीं होना, जैसे हम कर रहे हैं हम दोस्त कर रहे हैं। सो चीज़ें परेशान किसी सूरत भी किसी भी मौके पर नहीं होना है। नाउ रिफ्रेश करेंगे और ये आ गया हमारा, रिमूव हो गया। अब इसमें से कुछ काम ऐसे हैं जिसको हमें फाइल के अंदर से करना होगा। अभी तक हम बाहर बैठ के सारा काम कर रहे थे, लेकिन कुछ काम हमें फाइल के अंदर से करने होंगे। वो काम क्या है? सबसे पहले ये फुटर जो है, जैसा कि आपको बताया था, ये जो फुटर एरिया है ये footer.php से आ रहा है। तो हम footer.php पे चले जाएंगे। प्लगइन्स में से बाहर आए, थीम्स के अंदर गए, ये अपनी थीम पकड़ी, यहाँ पे footer.php ओपन कर लिया। इसको हम ओपन करेंगे ड्रीम वीवर में। जैसा कि आपको बताया था कि इस काम को इस्तेमाल करने के लिए ड्रीम वीवर इस्तेमाल होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए ड्रीम वीवर ही इस्तेमाल करें, कोई भी कोड एडिटर इस्तेमाल हो सकता है। आप इवन नोटपैड के अंदर भी काम कर सकते हैं।
नॉट द वर्ड, बट आप नोटपैड में भी काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे सामने photo.php ओपन हो चुकी है। अब इस मौके पर एक और बहुत काम की चीज़ जो हम देख सकते हैं वो है, हम इस एरिया पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट हमारे मोस्टली ब्राउजर्स का हिस्सा ऑटोमेटिकली अब उन्होंने बिल्ट इन शामिल कर लिया है। पहले इंस्पेक्ट जो है वो ब्राउजर्स के साथ नहीं आता था। पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट को एज अ सेपरेट एक्सटेंशन फायरफॉक्स और क्रोम वगैरह के साथ इंस्टॉल करवाना पड़ता था। अब उन्होंने ये इंस्पेक्ट जो है वो हर ब्राउजर का हिस्सा बना दिया है। इंस्पेक्ट क्या करता है, जब हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमें ये HTML स्ट्रक्चर एंड ऑन द राइट साइड उससे लिंक्ड CSS दिखाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स के लिए इसमें बहुत सारी मज़ीद इंफॉर्मेशन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल पेज मेमोरी कितनी खा रहा है। कंसोल में जाएंगे तो इसमें और किस्म की जावास्क्रिप्ट किस किस्म का चल रहा है और इसमें कुछ मसाइल हैं कि नहीं है। डीबगर, अगर कुछ स्क्रिप्ट आपका नहीं चल रहा तो डीबगर से मालूम किया जा सकता है कि मसला कहाँ पर है। ये तमाम चीज़ें इस वक्त हमारे किसी काम की नहीं, हमारे काम की जगह है ये इंस्पेक्टर और ये राइट साइड जहाँ पर CSS आ रही है। इसमें उसको हम रूल्स पे सेट कर लेंगे और इसको हम इंस्पेक्टर पे सेट कर लेंगे। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, ये एग्जैक्टली हमें उस एरिया में ले आएगा जहाँ पर हमारा ये कोड मौजूद है। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको फाइल को ढूंढना भी पड़ सकता है, लेकिन चूंकि हमें मालूम है कि ये फुटर एरिया है और ये जो कोड होगा ये डेफिनेटली footer.php के अंदर ही होगा, तो हम आके यहाँ पे footer.php ओपन कर ली और ये हमें डिव नज़र आई है साइट इन्फो, जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रही थी। सो जो साइट इन्फो के अंदर चीज़ है ये वो कंटेंट है जो कि शो हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लें कि जो HTML है ये ब्लू कलर में नज़र आ रही है, डार्क ब्लू में। उसमें जो असाइंड क्लासेस हैं वो लाइट ब्लू में नज़र आ रही हैं और इसमें हमें टैग्स नज़र आ रहे हैं। हर टैग जो है, मतलब ये जो है इसको कहते हैं टैग, ये डिव टैग है। सो डिव टैग नज़र आ रहा है। डिव टैग जो है इसके दो हिस्से होते हैं। कोई भी टैग होगा उसके दो हिस्से होंगे, एक उसकी स्टार्टिंग होगी, यहाँ से ये डिव टैग स्टार्ट हो रहा है, और एक इसकी एंडिंग होगी, यहाँ पर ये डिव टैग एंड हो रहा है। जब एक टैग स्टार्ट होगा तो उसका एंड भी ज़रूर होगा। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्लैश। सो अगर स्लैश लगा हुआ है ग्रेटर देन के बाद, दैट मीन्स ये क्लोजिंग टैग है और इसकी ओपनिंग टैग ऊपर कहीं पर मिल सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार इसकी क्लोजिंग कहाँ पर है, मसलन मैं नहीं पता चल रहा है कि डिव की क्लोजिंग कहाँ पर है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, एडिट टैग पे क्लिक करूंगा और एस्केप दबाऊंगा। तो ये जो है ये मुझे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग टैग पूरा दिखा रहा है। यहाँ से ये टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये टैग एंड हो रहा है। अच्छा, जो कुछ भी वहाँ पर विजिबल है वो चीज़ साइट इन्फो डिव के अंदर है। सो ये जो चीज़ है ये सारी की सारी वहाँ पर शो हो रही है। हमें इसके बारे में अभी कुछ नहीं जानना, तो हम बस आंखें बंद करके इसको रिमूव करा देंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि डिव की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए, ऐसी की ऐसी। ना अब मैं यहाँ पर अपना कंटेंट लिख देता हूँ। कंटेंट कैन बी कॉपी। ये चीज़ है HTML जो कि हमें वहाँ पर कॉपीराइट का आइकॉन बना के देगी। कॉपी उर्दू प्रोजेक्ट, लीजिए सेव कर दिया और इसके आगे 2022 भी लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और रिफ्रेश करेंगे और जो तब्दीली की है वो यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगी। सो हमारा जो टॉपिक है वो तकरीबन यहाँ पर फिनिश हो गया है। हमने अबाउट अस पेज बनाया, सर्विसेज पेज बनाया। सर्विसेज पेज पे साइड बार मौजूद है जो कि इस वक्त अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, यानी कि इससे हमारी साइट मुकम्मल नहीं लग रही। तो हम एडिट पे जाएंगे और इसको फुल पेज करके सेव कर देंगे और दोबारा से व्यू पेज करेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और कॉन्टैक्ट अस पे चले जाएंगे। सो ये चीज़ है हमारी, ऑलमोस्ट साइट जो है वो, इसका जो कंटेंट है वो अपनी जगह पर आ गया है।
इसकी डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट्स हम बाद में देखेंगे। जो डिज़ाइनिंग चीज़ होती है ना, जो क्लाइंट साइड पे ना डिज़ाइनिंग उसको सबसे ज़्यादा अहम लग रही होती है क्लाइंट को डिज़ाइनिंग, क्योंकि वो डिज़ाइन को समझता है। डेवलपर जो काम कर रहा होता है उसके लिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है। सो क्योंकि हम इस वक्त डेवलपमेंट साइड पे जा रहे हैं तो हमारे लिए ये डिज़ाइन, ये कलर्स, ये फॉन्ट का छोटा बड़ा होना ये इतनी अहमियत नहीं रखता। लेकिन नो डाउट अबाउट इट कि जब आप प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में जाएंगे, जब आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होगी। कलर स्कीमिंग, फॉन्ट के साइजेस, चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, वो डेफिनेटली उसको हमें कंसिडर ज़हन में रखना होता है। सो इसका हल तरीकाकार होता है वो ये होता है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज हम क्लाइंट को पेज नहीं दिखाते, क्योंकि हमें पता होता है कि जब हम क्लाइंट को पेज दिखाएंगे तो वो उसमें से फॉर्मेटिंग इश्यूज निकालेगा, वो उसमें से डिज़ाइनिंग इश्यूज निकालेगा। हमारा कंसर्न ये होता है कि हम जो हमारा फ्लो है वो अपनी जगह पे है कि नहीं है, पेजेस अपनी जगह पे सही तरह मौजूद है। जैसे कि आपने देखा जो मेन्यू के ऑप्शंस हैं वो अपनी जगह पर किस तरह से लानी पड़ी हैं, ये कैसे रिमूव किया है, कंटेंट कैसे आया है, ये चीज़ें जो है ना। और मज़ीद जब हम आगे जाएंगे तो मज़ीद हमें स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा प्रिसाइज होना होगा। तो यह है कि जब तक कि एक ख़ास लेवल तक साइट नहीं चली जाती हम क्लाइंट के साथ उस वक्त तक इंटरेक्ट नहीं करते। और ये जैसे कि आपने देखा 2-3 घंटे का काम है। सो ये 2-3 घंटे के अंदर हमारी ऑलमोस्ट एक साइट इंटैक्ट आ गई है। इसके बाद फर्दर हम अगर 1-2 घंटे लगाएं तो प्रॉपर्टीज़ का डिज़ाइनिंग जो है वो की जा सकती है, या इसके बाद हम इसके थीम वगैरह को इंस्टॉल कर देते तो काम जो है वो चल सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है वो लेसन कंप्लीट हुआ है और तकरीबन साइट जो है वो हमें एक्सेप्टेबल लेवल पर नज़र आ रही है। इस वीडियो में हमने तकरीबन ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं। किस तरह से हम लॉगिन कर सकते हैं, थीम कैसे चेंज हो सकती है, इंस्टॉल क्लासिक एडिटर प्लगइन, मेड अ होम पेज बनाया, उसको हमने फ्रंट पेज बना दिया। उसके बाद हमने पेज के टेम्पलेट्स चेंज किए फ्रॉम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट टू फुल विड्थ एंड देन फ्रंट पेज टेम्पलेट, मेड द पेज होम। अच्छा, जब होम पेज बनाया था वो इटसेल्फ होम पेज नहीं होता, बल्कि हमें सेटिंग्स में जाके रीडिंग्स से जाके उसको, नॉट परमालिंक्स, इट इज़ फ्रॉम रीडिंग्स, सो सेटिंग से जाके रीडिंग से जाके हमें उसको चेंज करना पड़ा। ये लिंक दिया हुआ, बेसिकली पेजेस में जाके न्यू पेज करेंगे तो न्यू पेज बन जाएगा। इसके अलावा हमने विजुअल एडिटर देखा, इमेज कैसे ऐड करते हैं, एक पेज के ऊपर मेकिंग अबाउट सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट पेज बनाया हमने, इंट्रोडक्शन टू कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 किस तरह से इंस्टॉल होता है और किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, और हमने फुटर को फॉर्मेट कर लिया। सो इतने सारे टॉपिक्स हमने आज कंप्लीट किए हैं और हम इंग्लिश ट्यूटोरियल के हिसाब से लेसन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा इंग्लिश ट्यूटोरियल था जो मैं लास्ट वीक बना रहा था, तो लेसन नंबर 5 तक जो है हमने कवर कर लिया। इन 2 लेसन्स ऑफ उर्दू हमने इंग्लिश के 5 लेसन्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेसन जो इंग्लिश वाला है वो है हाउ टू ट्रांसफर द साइट टू फ्रॉम लोकल होस्ट टू ब्लू होस्ट। मेरे पास ब्लू होस्ट की होस्टिंग थी तो मैंने लोकल होस्ट से जो साइट है वो ब्लू होस्ट पे ट्रांसफ़र की थी। ये लेसन जो है वो आप एज इट इज़ लेसन नंबर 6 जो इंग्लिश वाला है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। जो लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको टॉप पे दे देता हूँ, आप इस लिंक के ज़रिए ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो देख सकते हैं। और दैट्स इट, थैंक्स फॉर नाउ, बाय फॉर नाउ।